नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं ऐलाने जंग, यानी चुनावी खबरों का वो बुलेटिन जिसमें राजनीति की दुनिया की हर हलचल से हम आपको वाकिफ करवाते हैं। और मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, जरा गौर फरमाइए। तो दावे, वादे, प्रचार, ये सब कुछ तो खत्म हो गया। अब है दरअसल जनता की बारी। जनता को यह तय करना है कि आखिर उसके मन में क्या है, किसकी बनेगी सरकार। राजस्थान की राजनीति में पिछले 30 सालों से दरअसल हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन की परंपरा चलती आ रही है। तो बीजेपी का प्रयास है कि किसी तरह से इस रिवाज को खत्म रखा जाए। कांग्रेस फिर सत्ता में लौटने की तैयारी में है। जादूगर के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा सीट से उम्मीदवार हैं और आज उन्होंने सरदारपुरा में डोर टू डोर कैंपेन भी किया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए प्रदेश में पार्टी की जीत का दावा भी उन्होंने किया है। राजस्थान में मतदान से ठीक पहले घर घर जाकर संपर्क किया जा रहा है मतदाताओं से, और छोटे से लेकर बड़े नेता तक जनसंपर्क कर रहे हैं घर घर जाकर। तस्वीरों में देखिए आप जोधपुर में, ये सरदारपुरा सीट है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की सीट है, और अशोक गहलोत घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं मतदाताओं से। और सर, पहले धुआंधार प्रचार और अब घर घर जाकर देखो वो अभियान होता है, ये हमेशा हम लोग करते हैं। किसी के घर चले गए, चाय पी ली, गपशप कर लिया, नहीं कर कि घर गए, चाय पी, गपशप की मॉलों के अंदर, इसी बहाने घर घर में जाना हो जाता है। उनको अच्छा लगता है, हमें मिस करते हैं। चूंकि बतौर मुख्यमंत्री आप 5 साल कामकाज में रहते हैं, तो ये आप मिस करते हैं क्या लोगों के घर घर जाना? तो वो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर घर घर जाना बड़ी बात है ना। घर जाते हैं, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, वो लोग स्वागत करते हैं, उनके परिवार वालों से, बच्चों से मिलते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल तीसरी ताकत बनकर उभरना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया। लेकिन दिलचस्प बात तो ये कि बेनीवाल जिस सीट पर वोटर हैं, वहां से ना तो उनकी पार्टी का उम्मीदवार है और ना उनके गठबंधन का। तो सवाल ये कि कल बेनीवाल किसे वोट करेंगे भी या नहीं। हनुमान बेनीवाल इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल उस नागौर के रहने वाले हैं जिसे जाटों की राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन जाटों के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और उसका गठबंधन इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा। सवाल ये कि जहां के वोटर हैं हनुमान, वहां किसे करेंगे मतदान? इस सवाल के जवाब राजस्थान में तलाशे जा रहे हैं। तो हमने भी उनके भाई से पूछ लिया। देखिए, वोट जो है वो किसी को बताने की चीज नहीं है। वैसे ये संविधान कहता हमारा कि हम किसको देंगे, किसको नहीं देंगे। वो तो अब जब मतपेटी के पास जाएंगे तब पता लगेगा हमने क्या सोच रखा है, हम किस कैंडिडेट के बारे में हमारी क्या विचारधारा है। और नहीं है तो फिर नोटा का विकल्प है इस देश के अंदर। हनुमान खुद खींवसर सीट से मैदान में है और चुनाव में आजाद समाज पार्टी से उनका गठबंधन है। जाट वोटरों के दम पर हनुमान बेनीवाल सत्ता के बाजीगर बनने की चाहत रखते हैं। लेकिन नागौर में उनका वोट तय कर देगा कि वो बीजेपी पर सॉफ्ट हैं या कांग्रेस पर। हनुमान बेनीवाल की ताकत और जाटों का सियासी मूड समझने से पहले जाट वोटरों का अंक गणित समझ लीजिए। राजस्थान में जाट समाज की आबादी करीब 12% है। राज्य की 55 से 60 विधानसभा सीटों पर जाटों का असर है। हर चुनाव में 10 से 15% जाट विधायक चुने जाते हैं। वैसे तो राजस्थान की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच राज और रिवाज की पहेली कायम है। लेकिन अगर इस बार मुकाबला कड़ा होता है तो हनुमान बेनीवाल किंग मेकर साबित हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आज 4 कार्यक्रम हैं। कहीं वो रोड शो कर रहे हैं, कहीं रैली। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आशीष ने गृह मंत्री अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नमस्कार अमित जी, हैदराबाद की सड़कों में दोबारा से आपका रोड शो। पिछले रोड शो में मैंने उपल में काफ़ी भीड़ देखी, यहाँ भी काफ़ी भीड़ है। क्या लगता है, जनता ने मन बना लिया है? जी, हम काफ़ी अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा और केसीआर की पार्टी बीआरएस के बीच में स्पर्धा है। मुझे पूरा भरोसा है कल मोदी जी भी आएंगे, 3 दिन यहाँ प्रचार करने वाले हैं, तो हम निश्चित रूप से विजय प्राप्त। मुद्दे क्या है सर? आपने यहाँ पर घोषणा पत्र भी जारी किया। घोषणा पत्र में खास तौर पे निजाम शासन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसकी भी बात की गई। धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की गई। ये मुद्दे बीजेपी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं?
देखिए, हमारे लिए सैद्धांतिक मुद्दा है। ओबीसी और एसटी का आरक्षण काटकर केसीआर ने मुसलमानों को दिया है, जो संवैधानिक नहीं है। हमने तय किया है कि भाजपा की सरकार बनती है तो गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन हटाकर हम एससी, एसटी और ओबीसी को देंगे। सर, हम इसमें राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, असदुद्दीन ओवैसी का घर भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो बार बार बोलती है कि मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बोलती है कि गैर संवैधानिक है, कोर्ट में मामला है। कैसे बीजेपी प्रॉमिस कर रही है? अब जब हम करेंगे तो वो देख ही लेंगे। सर, एक और सवाल मेरा है कि अगर हम बात करें यहाँ पर करप्शन के मुद्दे की, बीजेपी बार बार एलिगेशन लगाती रही है, आरोप लगाती रही है कि केसीआर सरकार करप्शन में लिप्त रही है। ये कितना बड़ा मुद्दा है जनता के सामने और कितनी सीरियसली इसको लेकर बीजेपी फाइट? बहुत बड़ा मुद्दा है। हजारों करोड़ का करप्शन किया है। एक भी योजना ऐसी नहीं है जो करप्शन से लिप्त न हो। कई बार तो योजना ही करप्शन के लिए बनाई गई। कुछ और तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद इस सभी आरोपों की जांच करेंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। सर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं भी दिख रही हैं आपकी रैलीज में। जनरली बात की जाती है कि बीजेपी और के साथ मुस्लिम नहीं रहते, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं दिख रही हैं। मुस्लिम महिलाओं को मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त कर कर उनका अधिकार दिया है। काफ़ी सारी मुस्लिम महिला हैं मोदी जी के प्रति अपना धन्यवाद करती हैं। तेलंगाना में चुनावी शोर तेज है और इस बीच छोटे ओवैसी का वीडियो चर्चाओं में है, जिसमें वो एक पुलिसकर्मी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी के इस वीडियो के जरिए बीजेपी तेलंगाना में अब लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उछाल रही है। चलिए चलिए अकबरुद्दीन ओवैसी का पुलिसकर्मी को धमकाने वाला ये वीडियो 2-3 दिन पुराना है, लेकिन चुनावी मौसम में इस वीडियो की सियासी आग अब तक धधक रही है। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। पुलिसकर्मी से की गई छोटे ओवैसी की बदसलूकी को बीजेपी तेलंगाना की कानून व्यवस्था से जोड़ रही है। आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निजामाबाद में रैली कर रहे थे, तो उन्होंने ओवैसी ब्रदर्स पर केसीआर सरकार को चलाने का इल्जाम लगाया। केसीआर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। केसीआर का चुनाव चिन्ह कार है, कार, मगर कार का स्टीयरिंग केसीआर के हाथ में नहीं है, ये ओवैसी बंधुओं के हाथ में है। उसकी सरकार वो चलाते हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अकबरुद्दीन के वायरल वीडियो को मंच से उछाला और दावा किया कि अगर बीजेपी शासित राज्य में छोटे ओवैसी ऐसा कुछ करते तो अंजाम अलग होता। अगर तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा तब किसी का हिम्मत भी होगा ऐसे पुलिस को गाली देने का। अगर बीजेपी सरकार हो जाते हैं ना, तो तेलंगाना में तुष्टीकरण का राजनीति भी खत्म हो जाएगा और तेलंगाना भी सीधा रास्ता में चलना शुरू कर देगा। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने छोटे ओवैसी को आचार संहिता के तहत रैली खत्म करने को कहा, तो इतने में छोटे ओवैसी पुलिसकर्मी को धमकाने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हुआ। इस मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। चलिए चलिए